हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस। तो अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप बीकॉम, बीबीए या एमकॉम के स्टूडेंट हैं और फाइनेंस आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। हम यहाँ पर यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस फॉलो करेंगे जिसमें हम बिजनेस फाइनेंस विच इज यूनिट 4 ऑफ यूजीसी नेट का सिलेबस उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, द बेस ऑफ फाइनेंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंस के फंक्शंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एज अ बेस, एज अ फाउंडेशन एक्ट करेंगे फॉर दिस होल सीरीज, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज वेदांशी मित्तल और मैं यूजीसी नेट का टैक्सेशन पूरा पढ़ा चुकी हूँ। आज से मैं शुरू कर रही हूँ फाइनेंस की सीरीज। तो अब आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं। आज की वीडियो के 7 टॉपिक्स होंगे, एक एक करके सुन लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स की दी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस याद करेंगे हम, क्योंकि पेपर में ऑथर और डेफिनेशन आ जाती है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं उनकी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे हम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसको हम अच्छे से डिस्कस करके आपके दिमाग में सेट कर देंगे। फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस देखेंगे, फिर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, कि हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या हैं। फिर हम लीज फाइनेंसिंग डिस्कस करेंगे, लीज फाइनेंसिंग के टाइप्स डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम कैपिटल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू लेंगे, राइट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपने जो भी पढ़ा वो आपका एक बार नॉलेज टेस्ट हो जाए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हर फाइनेंस स्टूडेंट से पूछा जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? सिंपलेस्ट डेफिनेशन में समझो, एफएम का मतलब है कि एक फर्म के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन्हें प्लान करना, उनको मैनेज करना, उन्हें सही जगह यूज करना और उनको कंट्रोल करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पर एज आई टोल्ड यू, एग्जाम में कुछ ऑथर्स की स्पेसिफिक डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, तो हम एक बार वो डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हावर्ड एंड उपटॉन की दी हुई, कंसर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब इसने कहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फर्म की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान और कंट्रोल करना। हावर्ड एंड उपटॉन ने कीवर्ड क्या याद रखना है हावर्ड एंड उपटॉन का? कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज गिवन बाय सोलोमन एजरा। इसने कहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज ऑफ एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नेमली कैपिटल फंड्स। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज से, कि जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कैपिटल फंड्स, आप इसको ऐसे याद रखो, सोलोमन एजरा ने बोला है एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल फंड्स, यूटिलाइजेशन कैपिटल फंड्स का एफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय जे मैसी। इन्होंने कहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। तो इनका कंसर्न क्या है कि ऑब्टेनिंग और यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स क्लियरली और एफिशिएंटली होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है विद ऑथर्स नेम। कीवर्ड्स याद रखो, हावर्ड एंड उपटॉन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, सोलोमन एजरा ने बोला है एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल फंड्स और जे मैसी ने बोला है ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड। अब स्कोप की बात करते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अकाउंटिंग से काफी ज्यादा ब्रॉडर है। इसमें सिर्फ बुक कीपिंग नहीं करनी होती है, इसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, फंड्स रेज करने होते हैं, फंड्स इन्वेस्ट करने होते हैं, मैनेज करनी होती है वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट एलोकेट करना होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल करना होता है। तो सिर्फ रिकॉर्डिंग और बुक कीपिंग नहीं है इसमें, इट इज अ मच ब्रॉडर टर्म एंड ये सब इसमें आता है। तो स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का याद रखने के लिए? फाइनेंशियल प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेज करना, कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रॉफिट एलोकेशन, रेजिंग फंड्स, फाइनेंशियल कंट्रोल, इन्वेस्ट फंड्स एंड रिपोर्टिंग,
ये सब मिलाकर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बुक कीपिंग लाइक अकाउंटिंग। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। दो व्यूज हैं, एक है ट्रेडिशनल व्यू विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक है मॉडर्न अप्रोच विच इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हाँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन समझो। आइडिया बहुत सिंपल है इसका, फर्म को मैक्सिमम अकाउंटिंग प्रॉफिट कमाना चाहिए। आइडिया इज दिस कि फर्म को मैक्सिमम अकाउंटिंग प्रॉफिट कमाना चाहिए, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को बहुत वीक माना गया है। क्यों माना गया है वीक? क्योंकि इसके 4 फ्लॉज हैं। क्या है ये 4 फ्लॉज, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला फ्लॉ ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? 1 लाख रुपए आज मिलना और 5 साल बाद मिलना, क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? नहीं होगी। आज जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो 5 साल बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से समझो, इजी तरीके से समझो इसको कि मान लो तुम्हें कोई ऑप्शन दे कि तुम आज 1 लाख रुपए लेना चाहते हो या तुम 5 साल बाद 1 लाख रुपए लेना चाहते हो, तो तुम आज लेना प्रेफर करोगे, क्योंकि एक तो गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें 5 साल बाद देगा या नहीं देगा, विच इज द सेकेंड फ्लॉ। दूसरा, जब तुम आज ले लोगे तो तुम्हारे पास वो 1 लाख रुपए आज आ जाएंगे। अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, एक तो तुम आज ही खरीद लोगे तो तुम्हारे पास वो आइटम आ जाएगा, तुम्हारी नेसेसिटी पूरी हो जाएगी। दूसरा, अगर नहीं भी चाहिए तो तुम उसको बैंक में सेव करोगे। बैंक में सेव करोगे तो तुम्हारे पास उस अमाउंट पर इंटरेस्ट आएगा। तो तुम सोचो, जब तुम वो 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करोगे आज लेकर, तो तुम्हारे पास 5 साल बाद कितना सारा अमाउंट, 5 साल का इंटरेस्ट मिलाकर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाएगा ना। तो अगर वो 5 साल बाद देगा, वो तो 5 साल बाद भी तुमको 1 लाख रुपए ही देगा। तो दिस इज हाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी वर्क्स इन लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, ये लेमैन लैंग्वेज में समझाया है मैंने। अगली वीडियो विल बी कंप्लीटली अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट अभी के लिए इतना समझो कि आज जो पैसे की वैल्यू है वो सेम वैल्यू 5 साल बाद नहीं रहेगी। जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे होता था, 10 रुपए की, 100 रुपए की काफी ज्यादा वैल्यू होती थी। आज के टाइम पे 10 और 100 रुपए की क्या वैल्यू है? हमारे बचपन में ले लो, हम 10 रुपए की चिज्जी खा के खुश हो जाते थे, 10 रुपए के चिप्स खा के खुश हो जाते थे। अब 5 रुपए और 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में सिर्फ हवा आती है, 4 चिप्स निकलते हैं। 5 रुपए के 5 चिप्स भी नहीं निकलते हैं। So this is how time changes the value of money. This is time value of money, and this is the biggest flaw of profit maximization. Profit maximization time value of money को consider ही नहीं करता है। ठीक है, अदर फ्लॉ इज रिस्क को कंसिडर नहीं करता है, कंप्लीटली इग्नोर कर देता है रिस्क को। अब मान लो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों का प्रॉफिट सेम ही है, पर एक में रिस्क ज्यादा है और एक में रिस्क बिल्कुल नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों को सेम कंसिडर करेगा। अब इसको इस तरीके से समझो कि तुमसे तुम्हारा छोटा भाई आके पैसे मांग रहा है उधार पे, और वो कह रहा है कि मैं इतने दिनों में तुमको दे दूंगा। ठीक है, ऐसे तुमसे कोई तुम्हें रोड पे चलता हुआ स्ट्रेंजर मिल गया, वो कह रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे की जरूरत है और मैं आपको इतने दिनों में वापस कर दूंगा। अब तुम बताओ, सेम टाइम के लिए मांगा है, बल्कि स्ट्रेंजर ने कुछ कम टाइम के लिए मांगा है, तुम किसको पैसे ज्यादा ट्रस्ट से दे पाओगे? ऑब्वियसली अपने छोटे भाई को दोगे, अपने सिबलिंग को दोगे, क्योंकि तुम्हें उस पर ट्रस्ट है। स्ट्रेंजर को देने में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, तो ये फैक्टर इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों को उधार देना सेम ही कंसिडर करेगा। सो दिस इज व्हाट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स। ठीक, थर्ड फ्लॉ ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कि ये डिविडेंड पॉलिसी के बारे में कोई गाइडेंस नहीं देता है कि कितना पैसा अपनी कंपनी में रखना है, कितना रिटेन करना है, और अगर डिविडेंड बांटना है तो कितना डिविडेंड बांटना है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके बारे में ये कोई गाइडेंस नहीं देता है। एंड द लास्ट फ्लॉ इज कि जो प्रॉफिट टर्म है वो बड़ा एम्बिगुअस टर्म है। जो प्रॉफिट टर्म है दैट इज एम्बिगुअस। टैक्स के पहले का प्रॉफिट देखें हम, टैक्स के बाद का प्रॉफिट देखें, शॉर्ट टर्म देखें, लॉन्ग टर्म देखें, ग्रॉस देखें, नेट देखें, कोई क्लैरिटी नहीं है कि प्रॉफिट की कौन से प्रॉफिट की बात हो रही है। तो ये 4 फ्लॉज के कारण फाइनल वर्डिक्ट ये आता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ प्राइमरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव रिजेक्टेड है। क्या है फाइनल वर्डिक्ट? इट इज रिजेक्टेड एज अ प्राइमरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक, इट इज टू सिंपलिस्टिक फॉर रियल डिसीजंस। तो फिर अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखो, जो आपका मॉडर्न व्यू है। इसका गोल आइडिया ये है कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स के मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करना है। कंपनी के इक्विटी शेयर्स के मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करना इज योर गोल, इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करनी है। फॉर्मूला याद करो इसका,
EPS into प्राइस अपॉन अर्निंग्स, EPS into PE रेशो, मतलब अर्निंग्स पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग रेशो दोनों मिला के मार्केट प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ऐसे निकलती है आपकी वेल्थ। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के 4 एडवांटेजेस हैं जो डायरेक्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के 4 फ्लॉस को एड्रेस करते हैं। क्या है ये 4 एडवांटेजेस? एक तो ये कि ये TVM को कंसिडर करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। फ्यूचर कैश वैल्यूज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ये हम आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट समझो, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है कि ये रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर करता है। ज्यादा रिस्क है तो डिस्काउंट रेट हाई होगा और वैल्यू लोअर होगी। थर्ड इज ये डिविडेंड पॉलिसी को भी गाइड करता है। अगर री इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो रिटेन करो, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी है और मेजरेबल भी है। प्रॉफिट टर्म की तरह एम्बिगुअस नहीं है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टर्म ऑब्जेक्टिव भी है और मेजरेबल भी है, क्योंकि मार्केट प्राइस सबको दिख रहा होता है, कोई एम्बिग्विटी नहीं होती है। एक क्विक कंपैरिजन देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका शॉर्ट रन होता है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क को इग्नोर करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका लॉन्ग रन होता है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क को कंसिडर करता है। फॉर्मूला होता है इसका EPS इंटू प्रॉफिट अर्निंग रेशियो विच इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स वेल्थ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लो एग्जाम के POV से, एजेंसी प्रॉब्लम। ये क्या होती है? जब ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है, ओनर्स अलग, मैनेजर्स अलग, तो मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। मैनेजर्स शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बोलते हैं, इस इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए मॉनिटरिंग, इंसेंटिव्स और एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया जाता है। अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 कोर डिसीजंस पर। क्या क्या है ये 3 डिसीजंस? पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। दूसरा है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है आपका डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका डिटरमाइन करता है कि पैसा कहाँ लगाएं आप पैसा, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन आपका डिटरमाइन करता है कि पैसा कहाँ से लाएं, कितना डेब्ट से लाएं, कितना इक्विटी से लाएं, मिक्स क्या रखें, ठीक है। और डिविडेंड डिसीजन आपका ये डिटरमाइन करता है कि जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसको हम अपने पास ही रखें या डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। पैसा कहाँ लगाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां से लाएं, फाइनेंसिंग डिसीजन, और जो प्रॉफिट हुआ उसको अपने पास रख लें या बांट दें, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ध्यान से समझते हैं, इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। सवाल मैंने बता दिया, यहाँ होता है कि पैसा कहां लगाएं, फिक्स्ड एसेट्स पर लगाएं, कौन से फिक्स्ड एसेट्स खरीदें, कौन से प्रोजेक्ट्स उठाएं, कौन से इन्वेस्टमेंट्स करें। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो होते हैं NPV, IRR, पे बैक पीरियड, ARR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इनको हम आगे की वीडियोस में समझेंगे कि क्या क्या होते हैं ये। तो ये जो आपके टूल्स होते हैं ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में यूज होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं आपके, वो आपके बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पर आते हैं, यानी कि एसेट साइड्स पर रिफ्लेक्ट होते हैं। कहां पर? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके कहां पर रिफ्लेक्ट होते हैं? बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड पर। और अगर मैं बात करूं डिसीजन 2 की, जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजन, यहाँ सवाल है कि पैसा कहां से लाएं, डेट लाएं या इक्विटी लाएं, कितना डेट सेफ है, कितना इक्विटी डाइल्यूट करें, ऐसे सवाल उठते हैं आपके फाइनेंसिंग डिसीजन में। यही डिसीजन आपका डिटरमाइन करता है फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सब डिसाइड करना काम होता है फाइनेंसिंग डिसीजन का। इसका ट्रेड ऑफ याद रखना, डेट सस्ता है लेकिन फाइनेंशियल रिस्क बढ़ाता है, इक्विटी महंगा है लेकिन रिस्की नहीं है, ठीक है। और जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है ये आपकी बैलेंस शीट की राइट साइड पे आता है, मतलब लायबिलिटीज और इक्विटीज वाली साइड पर। तो हमने पैसा कहाँ लगाएं और पैसा कहाँ से लाएं समझ लिया। अब वो जो प्रॉफिट हुआ है उसको अपने पास रखें या बांट दें, ये देखते हैं। क्या है ये? डिविडेंड डिसीजन, मतलब हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट वर्सेस रिटेन। अगर आप पैसा रिटेन करते हैं तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स का चीपेस्ट सोर्स बन जाता है और इंटरनल सोर्स बन जाता है। और अगर आप डिविडेंड देते हैं तो शेयर प्राइस पे और इन्वेस्टर के ट्रस्ट पे पॉजिटिव सिग्नल जाता है। तो अगर आप रिटेन करेंगे तो आपके पास एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंटरनल सोर्स होगा विच इज द चीपेस्ट सोर्स। एंड अगर आप अभी डिविडेंड दे देंगे तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा एक तो,
और जो आपके फ्यूचर आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका आप में ट्रस्ट बढ़ेगा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं लाइक वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, MM हाइपोथेसिस, जो कि हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये बॉटम पे मैंने अभी जो बैलेंस शीट वाली बात बताई थी वो लिख रखी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपकी एसेट साइड जाती है, लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फाइनेंसिंग आपकी लायबिलिटी साइड जाती है, राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इन तीनों का ही गोल होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। ठीक है, समझ आ गए? 3 डिसीजंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन, पैसा कहाँ लगाएं। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजंस, पैसा कहाँ से लाएं, डेट या इक्विटी, क्या मिक्स रखना है। थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन, जो पैसा हुआ मिला है, जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिटेन करें या पैसा बांट दें। ठीक, तीनों डिसीजंस याद हो गए अच्छे से। चलो लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि फर्म को पैसा कहाँ से मिलता है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोर्सेज से शुरू करते हैं। 8 मेन लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, यूजीसी नेट में बहुत टेस्ट किए जाते हैं ये 8 लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या क्या है ये 8 सोर्सेज? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, टर्म लोन्स, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड वेंचर कैपिटल। ध्यान से सुनते हैं क्या क्या है, एक एक का अंदर से मतलब समझते हैं। इक्विटी शेयर्स, ये आपकी परमानेंट कैपिटल होती है, इसमें आपकी कोई फिक्स्ड डिविडेंड ऑब्लिगेशन नहीं होती है। परमानेंट कैपिटल एंड नो फिक्स्ड डिविडेंड ऑब्लिगेशन। इसमें शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इन्वेस्टर के लिए हाईएस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट पोटेंशियल रिटर्न होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट रिस्क है पर हाईएस्ट पोटेंशियल रिटर्न भी मिलती है। वोटिंग राइट्स होते हैं, नो फिक्स्ड डिविडेंड्स एंड परमानेंट कैपिटल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें फिक्स्ड डिविडेंड होता है और वाइंडिंग अप के टाइम पे भी इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है। जनरली इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। इसका जो कैरेक्टर है वो हाइब्रिड होता है। डेट जैसी प्रेडिक्टेबिलिटी है और इक्विटी जैसी फॉर्म है। डेट जैसी प्रेडिक्टेबिलिटी और इक्विटी जैसा फॉर्म, प्रेफरेंस शेयर्स। Now if I talk about debentures, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है, अमाउंट भी पूरी रीपे करनी पड़ती है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। यही रीजन है कि डेट इक्विटी से सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट इज बॉन्ड्स, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट दोनों होते हैं। इसमें भी फिक्स्ड रिटर्न होती है, लोअर रिस्क होता है और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह की होती है। नेक्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, दिस इज अ इंटरनल सोर्स, सेफेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। कोई इशुएंस कॉस्ट नहीं, कोई डाइल्यूशन नहीं, सबसे सस्ता सोर्स। फिर है टर्म लोन्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उठाना। फिक्स्ड रीपेमेंट होती है स्केड्यूल पर और सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। इसमें मॉर्टगेज की रिक्वायरमेंट होती है टर्म लोन्स के लिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ये कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। ये स्पेसिफिकली बने ही कंपनीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने के लिए। इनके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल, ये है स्टार्टअप्स और ग्रोथ फर्म्स के लिए। इक्विटी फंडिंग, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ओके, तो ये है आपके 8 लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नाउ मीडियम और शॉर्ट टर्म फाइनेंस है आपके। मीडियम है हायर परचेज, लीजिंग, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और शॉर्ट टर्म में आते हैं आपके ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, फैक्टरिंग, कमर्शियल बिल्स जैसे कुछ सोर्सेज। ठीक है, ये है आपके मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑर्डर याद करो। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑर्डर? Cost of debt is less than cost of preference share and cost of preference share is less than cost of equity। और retained earnings equity से भी सस्ता होता है क्योंकि कोई issuance cost नहीं है, कोई underpricing नहीं है। अब 2 important topics कवर करते हैं जो नेट के पेपर में काफी frequently टेस्ट किए जाते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFIs and लीज फाइनेंसिंग। सबसे पहले DFIs देख लेते हैं। ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। वो फाइनेंस जो टिपिकली कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करने से डरती है क्योंकि उनको लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ये 5 DFIs हैं जिनके एग्जाम्स में ईयर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं। क्या होते हैं कि नाम दे देते हैं और कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कि पहले कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था, लास्ट में कौन सा हुआ है, या फिर मैच द फॉलोइंग आ जाता है ईयर्स के बीच में। तो तुमको इन 5 के ईयर्स याद करना थोड़ा सा नेसेसरी है। सबसे पहले IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ये सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1948। फिर आया आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आया था 1964 में। ये एपेक्स डीएफआई है फॉर इंडस्ट्री, ये कन्वर्ट हुआ 2004 में बैंक में। 2004 में ये कन्वर्ट हो गया कमर्शियल बैंक में। फिर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर एमएसएमईज रीफाइनेंसिंग कमर्शियल बैंक्स। एमएसएमईज के लिए आया आपका सिडबी। कब आया? 1990 में। ये पहले आईडीबीआई की सब्सिडरी थी। क्या थी ये? आईडीबीआई की पहले सब्सिडरी हुआ करती थी सिडबी। कब एस्टैब्लिश हुई? 1990 में। अब बात करते हैं नाबफिड की, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये एस्टैब्लिश हुआ है 2021 में, न्यूली एस्टैब्लिश हुआ है ये, और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एंड द लास्ट इज एक्सिम बैंक। ये एस्टैब्लिश हुआ 1982 में, लिखा हुआ नहीं है, तुम लोग नोट कर लो। एक्सिम बैंक आया था 1982 में। दिस इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। नाफिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सिडबी प्रोवाइड करता है एमएसएमईज को, और आईएफसीआई आपका फर्स्ट बैंक था, आपका फर्स्ट डीएफआई था इंडिया का, ठीक है। ठीक है, याद रहेंगे इनके ईयर्स, इनकी फुल फॉर्म्स। चलो अब लीज फाइनेंसिंग समझ लेते हैं। लीज फाइनेंसिंग का मतलब होता है, लीजिंग का मतलब होता है एसेट यूज करो बिना खरीदे। इसमें दो टर्म्स होती है, लेसर और लेसी। लेसर मतलब होता है एसेट का ओनर, लेसी मतलब होता है जो रेंट पर ले रहा है, जो लीज पर ले रहा है, द यूजर। इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। 4 टाइप्स होते हैं लीज फाइनेंसिंग के, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल एंड फीडबैक एंड लेवरेज लीज। फाइनेंस लीज आपकी लॉन्ग टर्म होती है और नॉन कैंसिलेबल होती है। इसमें सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स लेसी के होते हैं। किसके होते हैं? लेसी के होते हैं। मेंटेनेंस, रिस्क, रिवॉर्ड सब लेसी का होता है। तो जो एसेट होता है फाइनेंस लीज में, वो आता भी लेसी की बैलेंस शीट पर है। किसकी बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होता है? लेसी की बैलेंस शीट पर। वेयर एज ऑपरेटिंग लीज इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ फाइनेंस लीज। इसके केस में एक तो ये शॉर्ट टर्म होती है, कैंसिलेबल होती है, और यहाँ पर लेसर बियर करता है सारे मेंटेनेंस और रिस्क, ठीक है। तो ये किसकी बैलेंस शीट पे आती है? ये लेसर की, विच मीन्स द ओनर्स बैलेंस शीट। ओके, दिस इज शॉर्ट टर्म एंड कैंसिलेबल। फाइनेंस लीज इज लॉन्ग टर्म एंड नॉन कैंसिलेबल। फिर बात करते हैं सेल एंड लीज बैक की। इसमें जो ओनर है वो अपना एसेट लेसर को बेच देता है, और फिर वो लेसर से लीज बैक पर ले लेता है। अपना एसेट पहले बेच देता है किसी और को, और फिर उसी से वापस उस एसेट को लीज पे ले लेता है। दिस इज सेल एंड लीज बैक। इसकी हेल्प से इमीडिएट कैश इन्फ्यूजन हो जाता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ लीज इज लेवरेज लीज। इसमें क्या होता है? इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लेसर, लेसी एंड अ लेंडर। एक लेंडर भी इन्वॉल्व होता है इसमें। ये यूजुअली हाई वैल्यू एसेट्स के लिए यूज होती है। ये टाइप की लीज फाइनेंसिंग यूजुअली हाई वैल्यू एसेट्स के लिए यूज होती है। तो ये है 4 टाइप ऑफ लीज फाइनेंसिंग। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज ज्यादातर क्वेश्चन कर ली जाती है नेट के पेपर में। तो याद रखना, फाइनेंस लीज आपकी लॉन्ग टर्म नॉन कैंसिलेबल होती है, और लेसी सारा रिस्क बियर करता है। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म और कैंसिलेबल होती है, इसमें सारा रिस्क लेसर यानी कि ओनर बियर करता है। लीज लेने का टैक्स एडवांटेज ये होता है कि लीज रेंट फुल्ली डिडक्टेबल होती है। एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लीज रेंट फुल्ली डिडक्टेबल होती है, और अगर आप बाय करते हैं तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट फुल्ली डिडक्टेबल होता है। और एक और इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 ये कहता है कि मोस्टली सारी लीजेस को अब बैलेंस शीट पे अपीयर करना पड़ता है। ये IFRS अलाइंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलिए अब सब कुछ जल्दी से क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं हर चीज का, कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। उसका फॉर्मूला क्या था? EPS इंटू PE रेशो, ठीक है। EPS इंटू PE रेशो, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फ्लॉज क्या थे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, रिस्क को इग्नोर करता है, डिविडेंड की पॉलिसी के बारे में कोई गाइडेंस नहीं देता है, और डेफिनेशन एम्बिगुअस है। प्रॉफिट टर्म की डेफिनेशन एम्बिगुअस है। FM के 3 डिसीजंस क्या क्या थे? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑर्डर क्या था? KD इज लेस देन KP इज लेस देन KE। रिटेन्ड अर्निंग्स चीपेस्ट है, न्यू इक्विटी इज मोस्ट एक्सपेंसिव। फिर DFIs के फाउंडिंग ईयर्स रिवाइज कर लो। IFCI आया था 1948 में, IDBI 1964 में,
एक्जिम आया था 1982 में, सिड भी आया 1990 में और नापफिट आया 2021 में। लीज के टाइप्स फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज और सेल एंड लीज बैक और लेवरेज लीज। फाइनेंस लीज आपकी लॉन्ग टर्म होती है, ऑपरेटिंग लीज आपकी शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम में जब ओनर्स और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते हैं। सोर्सेज हमने देखे थे लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म थे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, टर्म लोन्स एंड डीएफआईज। शॉर्ट टर्म थे ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, कमर्शियल पेपर और फैक्टरिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने 3 ऑथर्स की डेफिनेशन याद करी थी, हार्वर्ड एंड रुपटॉन की प्लानिंग एंड कंट्रोल, सोलोमन एजरा की एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल फंड्स एंड जे मैसी की ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स। तो ये हो गया क्विक सा रिवीजन अब तक हमने जो भी पढ़ा था, एक क्विक सा रिवीजन अब तक हमने जो भी पढ़ा था उस सब का। अब एक इंपॉर्टेंट एंगल, बिजनेस की फॉर्म डिसाइड करती है कि उसे कौन से सोर्सेज मिलेंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, सिर्फ ओनर का कैपिटल और लोन, इक्विटी इश्यू करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनर्स का कैपिटल और लोन, लॉन्ग टर्म फंड की एक्सेस लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स प्राइवेटली इशू कर सकते हैं, पब्लिक मार्केट का एक्सेस नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इनके पास फुल एक्सेस होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, आईपीओ सब कुछ अवेलेबल है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के पास। एलएलपी की बात करें तो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन प्लस बोरोइंग, ये फर्म और कंपनी के बीच का हाइब्रिड होता है। और अगर स्टार्टअप की बात करें तो वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन, कन्वर्टेबल नोट्स। फाइनेंस सोर्सेज चूज करते वक्त 10 फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं। क्या है वो फैक्टर्स? कॉस्ट ऑफ फंड्स, रिस्क प्रोफाइल, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, टेन्योर, लीगल रेस्ट्रिक्शंस, मार्केट कंडीशंस, टैक्स इम्प्लीकेशंस एंड नेचर ऑफ एसेट्स बीइंग फाइनेंस्ड। ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो आप जब फाइनेंस का सोर्स चूज करते हो तो ये 10 फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होते हैं अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज करते वक्त, ठीक है। ये डिसीजन लेते वक्त कंसिडर करने बहुत जरूरी है। और कॉस्ट का ऑर्डर याद है ना, डिबेंचर्स सबसे सस्ता, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास सबसे ज्यादा एक्सेस है, ठीक है। लास्ट टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कनेक्शन, लिंक। ये लिंक समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जो बैलेंस शीट होती है वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस की रिफ्लेक्शन होती है। किसकी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस। लेफ्ट साइड यानी कि एसेट्स की साइड पर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटी और इक्विटी की साइड पर आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस रिफ्लेक्ट होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, लोन्स, ठीक। रिटेन्ड अर्निंग्स आपके डिविडेंड डिसीजंस का रिजल्ट होता है, जो प्रॉफिट आप डिविडेंड पे आउट के टाइम पर रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपका लिक्विडिटी क्वेश्चन होता है, डे टू डे लिक्विडिटी का क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका फर्म का परफॉर्मेंस मेजर करता है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये अमाउंट डिविडेंड और रिटेंशन के बीच में डिवाइड होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आपके कोर बिजनेस से जो कैश होता है वो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंडिकेटर होता है ये। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में फिक्स्ड एसेट्स की परचेज या सेल, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में इक्विटी, डेट, लोन्स, डिविडेंड पेड, ये फाइनेंसिंग डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करता है। फ्री कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस केपेक्स, ये ट्रू कैश है जो सारे इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। सिंपल सा तरीका याद रखने का ये है कि बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट व्हाट यू ओन एंड ओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच यू अर्न, कैश फ्लो रिफ्लेक्ट्स वेयर द कैश केम फ्रॉम एंड वेंट। तीनों मिला के कंप्लीट पिक्चर मिलती है। ये स्लाइड स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, यहाँ वो टॉपिक्स मेंशन्स हैं, यहाँ वो टॉपिक मेंशन है जो एग्जामिनर टिपिकली आपको ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि पता होता है बच्चा इनमें जरूर कंफ्यूज होगा। तो आ जाओ एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं जिससे तुमको कंफ्यूजन ना बचे एग्जाम के पीओवी से। प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है इक्विटी की मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं आपके कि कौन से एसेट में पैसा लगाएं, कहाँ पैसा लगाएं। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज आपकी क्या होती है? फाइनेंस लीज आपकी लेसी का रिस्क होती है,
सारा रिस्क लेसी लेता है, लेसी की बैलेंस शीट पे आती है। ऑपरेटिंग लीज आपकी लेसर रिस्क लेता है, सारा लेसर की बैलेंस शीट पे आती है। फिर हमने आईएफसीआई और आईडीबीआई में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आईएफसीआई आया था 1948 में और आईडीबीआई आया था 1964 में, सिट भी 1990 में। ठीक है, इक्विटी वर्सेस रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स चीपर होती हैं नई इक्विटी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें कोई इशुएंस कॉस्ट नहीं होती है और ना कोई अंडर प्राइसिंग होती है। एफसीएफ वर्सेस पीएटी। एफसीएफ होता है आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस केपेक्स एंड पीएटी का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एबिट वर्सेस ईबीटी। एबिट होता है आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीटी होता है आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, इसका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कैलकुलेशन में। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे आपको। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का लिमिटेशन नहीं है? ठीक है, सबसे पहला, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, करता है। इट इग्नोर्स द रिस्क एसोसिएटेड विद अर्निंग्स, ये भी करता है। इट प्रोवाइड्स नो क्लियर गाइडेंस ऑन डिविडेंड डिसीजंस, ये भी था। हमने 4 फ्लोज पढ़े थे, ये तीनों थे। वो फर्स्ट फ्लो, सेकंड फ्लो, थर्ड फ्लो हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये तो ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था 4 फ्लोज में। चौथा फ्लो क्या था कि प्रॉफिट टर्म एम्बिगुअस होता है। बाकी के 3 यहाँ मेंशन्ड है, तो डी ऑप्शन इज ऑब्वियसली द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ कंपनी। हमने 8 लॉन्ग टर्म फाइनेंस पढ़े थे, उसमें से कौन सा सोर्स एक कंपनी का इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है लॉन्ग टर्म में? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, नो। रिटेन्ड अर्निंग्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू द पब्लिक, आई थिंक सो नो। टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक, आई थिंक नो एज वेल, क्योंकि तुम बाहर से ले रहे हो इन सब में। तो आपकी इंटरनल सोर्स कौन सी साउंड कर रही है? रिटेन्ड अर्निंग्स ना। सो या द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, आप डिविडेंड ना देख के अपने पास ही पैसा कंपनी में रिटेन कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में जब कभी इन्वेस्टमेंट्स की नीड पड़े तो आपके पास एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिसीजन रिगार्डिंग द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और लिक्विडिटी डिसीजन। क्या डेट और इक्विटी का मिक्स डिटरमाइन करना कौन से वाले डिसीजन में आता था? बताओ। बिल्कुल ठीक, फाइनेंसिंग डिसीजन। आई होप आप लोग साथ के साथ कमेंट कर रहे होंगे आंसर्स। एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इन अ फाइनेंस लीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द लेसर रिटेन्स ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। लेसर रिटेन करता है, कौन सी वाली लीज की बात हो रही है? फाइनेंस लीज की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लेसर तो ऑपरेटिंग में करता है। द लीज इज फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड कैन बी कैंसल्ड इजीली। क्या फाइनेंस लीज आपकी शॉर्ट टर्म होती है और कैंसिलेबल होती है? मेरे ख्याल से तो वो भी ऑपरेटिंग लीज थी। The leased asset is shown on the lessee's balance sheet. लेसी की बैलेंस शीट पे शो होती है, ये तो हमें पता है। The lease rental is borne by the lessor. ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा? Obviously C, क्योंकि A और B तो आपका A और B आपके ऑपरेटिंग लीज के पॉइंट्स हैं और D में भी आपका लेसी रेंटल पे करता है, लेसर नहीं करता है। तो सही आंसर है C। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है उसकी की डेफिनेशंस कुछ ऑथर्स की ये देखी। फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखा। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फ्लॉज हैं वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के एडवांटेजेस हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हमने फॉर्मूला देखा विच वाज ईपीएस इनटू पीई रेशियो। ठीक है, फिर हमने 3 कोर डिसीजंस देखे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। ठीक, उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखे कि कहां से हमें फाइनेंस मिल सकता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। फिर हमने डीएफआईज डिस्कस किए, उनके 5 इंस्टीट्यूट्स के नाम पढ़े, उनके ईयर्स याद करे। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या लिंक है ये देखा। तो ये था आज की वीडियो का एक ओवरव्यू, क्या क्या हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क, रिटर्न एनालिसिस, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युइटी, परपेचुइटी, बेटा, रिस्क रिटर्न, ट्रेड ऑफ। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये एज अ फाउंडेशन वर्क करेंगे आप आगे जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें। तो आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच, सो प्लीज फॉलो द सीरीज,
लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। जाके मेरी टैक्सेशन की सीरीज भी देखो, इसको भी पूरी देखना। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। प्लीज सब्सक्राइब टू कॉमर्स सक्सेस, लाइक द वीडियो। कुछ भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट डाउन। कीप वर्किंग हार्ड, सबका JRF हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।